अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पहली आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर किस लिए हुआ, क्यों हुआ, उसके रीज़न्स क्या थे और उसके अंदर नुकसान कितना हुआ, इंसानियत को जो है किस तरीक़े से शर्मसार किया गया, इंसानियत को मिटाया गया उस जंग के अंदर। ये हमारा पहला पार्ट है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसका भी एक सबक अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, लेकिन आज जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ पहली आलमी जंग है उसके बारे में ही बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक वलीमे की दावत में जाने का मौका मिला। तो एक जगह पे मैं सोफ़े पे बैठा हुआ था, अचानक में 2-3 नौजवान मेरे पास में आए। बोले, मौलाना साहब आप मौलाना अकबर हाशमी? मैं बोला जी जी, फ़रमाइए। बोले, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, इस्लाही मुआशरा के असबाक़ यूट्यूब के ऊपर पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ में सुनते हैं। असल में बोले मौलाना एक थोड़ी सी तशवीश वाली बात थी, हम आपसे शेयर करना चाहते थे। मैं बोला बोलिए ना, क्या मसला है? बोले मौलाना आजकल जितनी भी मूवीज़ आ रही है, फ़िल्में आ रही है, ख़ास तौर पे उसके अंदर मुसलमानों को निगेटिव बताया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़िल्म आई थी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, उनको एकदम खूंखार और दरिंदे के तरह से बताया गया। उसके बाद एक फ़िल्म आई केसरी, उसके अंदर बताया गया कि मुसलमान जो है वो कैसे दरिंदा सिफत होते थे और कैसे बस उनका काम लड़ना झगड़ने का ही होता था। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली के ऊपर एक फ़िल्म आई। उसके बाद में लगातार फ़िल्मों का सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी फ़िल्में ऐसी है, हॉलीडे है, उसके अलावा जो है बेबी वग़ैरह वग़ैरह। उन नौजवानों ने मुझे एक लंबी लिस्ट बताई ऐसे फ़िल्मों की जिसमें ख़ास तौर पे मुसलमानों को या तो टेररिस्ट बताया गया है, आतंकवादी बताया गया है, या मुसलमानों से के जो पुराने बाप दादा थे, जो पहले जो लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह अब्दाली वग़ैरह वग़ैरह, उन सबको उन फ़िल्मों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खूंखार दरिंदों के जैसा दिखाया गया है। तो अब हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो मेरे से सवाल करने लगे, ऐसा क्यों? उनकी रियल तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। बोले अब वो फ़िल्म देखने की वजह से आज का जो यंग जनरेशन है और आज जो नई नस्लें पैदा हो रही है, उनको ये इंटेंशन जा रहा है कि नहीं नहीं, ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं और इनके बाप दादा ऐसे ही थे। तो बोले मौलाना हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं और हम ये चाहते हैं कि माशाल्लाह आप जिस तरीक़े से आपके चैनल के ऊपर जो मालूमात देते हैं, मिलियनों में लोग आपके असबाक़ को सुनते हैं, तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट थी, ये दरख्वास्त थी कि आप जो है इन फ़िल्मों का भी थोड़ा सा खुलासा करें और लोगों को ये भी बताएं कि ओरिजिनल में अहमद शाह अब्दाली कैसे थे, अलाउद्दीन खिलजी कैसे थे, ओरिजिनल के अंदर ये लोग कैसे थे, और फ़िल्मों में ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है ये रियल है या फिर ये जो है फ़िक्शनल है, ये मालूम होना चाहिए दुनिया को। और दूसरी चीज़ फिर उन नौजवानों ने मेरे से ये कही, बोले मौलाना उसी के कंपैरिजन में आप देखो ना, जो यूरोपियन मुल्क है, अमेरिका है, इंग्लैंड वग़ैरह है, उन मुल्कों को भी दिखाया जाता है वहाँ पे कितना अमन है, कितना चैन है, कितना सुकून है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो बॉर्डर है, बोले एक वीडियो मैंने देखा, एक नौजवान ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, एक पैर उसका ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे है, दूसरा पैर जर्मनी के बॉर्डर पे है, और वह वीडियो बना के ये कह रहा है, बोले देखो मैं इस कॉफ़ी शॉप में, कैफ़ेटेरिया में जो खड़ा हुआ हूँ ना, ये आधा कैफ़ेटेरिया ऑस्ट्रिया में है, आधा जो है जर्मनी में है। इनके बॉर्डर्स देखो। बोले यूरोप ने एक यूनियन बनाई हुई है, यूरोपियन यूनियन। वो यूरोपियन यूनियन जो है 26 मुल्क ऐसे है, अगर आप शेनेगन वीज़ा लेते हो तो आप 26 मुल्कों में जा सकते हो। उन्होंने अपने मुल्कों के बॉर्डर एक दूसरे के लिए ख़त्म कर दिए। तो वो लोग कितने अमन वाले हैं, कितने पीस वाले हैं, और हम मुसलमानों को ही ऐसा दरिंदा, हम मुसलमानों को ही ऐसे आतंकवादी, हम मुसलमानों को ही ऐसे टेररिस्ट क्यों बताया जाता है? क्या हम रियल में ऐसे हैं? उन नौजवानों ने मुझे एक टॉपिक दे दिया, और उन नौजवानों के अलावा भी मैंने अपने एक सबक में वादा भी किया था
कि मैं वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बताऊंगा। ऐसे ही मुझे एक और नौजवान मिला था, उसके वालिद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है और मेरा शागिर्द ही था। मैं उसका निकाह पढ़ाने के लिए गया था। अभी हमारे पूना शहर में खड़की एक एरिया है, तो दूल्हे मियाँ का जो भाई था, चचेरा भाई, वो भी मेरे पास में आया। उसने भी मेरे से उस दिन कहा, बोले मौलाना साहब वो आपने वादा किए थे एक सबक के अंदर वर्ल्ड वॉर के बारे में बताने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का ये रिक्वायरमेंट भी था, लेकिन मैं जो ख़ास तौर पे बताना चाह रहा था वही नौजवानों ने जो मुझे कहा, तो मैं असल में आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस यूरोप को दुनिया एकदम अमन का, पीस का, प्यार का गहवारा समझती है, वहाँ पे कैसा खून खराबा हुआ है। ये जो फिल्मों में बता रहे ना, अहमद शाह अब्दाली, अलाउद्दीन खिलजी, बेबी, हॉलीडे, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ़ लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, मुसलमानों को आतंकवादी और मुसलमानों को टेररिस्ट बताने के लिए। लेकिन दुनिया में रियल में सबसे बड़े जो टेररिस्ट थे, सबसे बड़े जो आतंकवादी थे, ये यही यूरोप के लोग थे। उन्होंने जो खून खराबा किया हुआ है उसका 5% भी आज के ज़माने में पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होगा, 5% भी। और आज भी दुनिया के जिन मुस्लिम मुल्कों में भी अगर हमको टेररिज्म नज़र आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं यूरोप के और अमेरिका के जो वेपन्स के बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां हैं और कंपनियां हैं, उनकी वजह से और उनके पॉलिटिक्स की वजह से। अभी मुझे वो पॉलिटिक्स पे नहीं आना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इस्लामिक आतंकवाद के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, और रियल में कौन कितना बड़ा आतंकवादी है और किन लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंक मचा के रखा हुआ है, और किन्होंने दुनिया के अंदर इंसानियत को शर्मसार करके इंसानियत और मानवता के ऊपर एक बदनुमा दाग और धब्बा लगाया हुआ है, वो यही यूरोप के लोग हैं। इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कैसा नंगा नाच पूरी दुनिया के अंदर खेला, अभी वो हम सब आपको बताएंगे, उसकी सीरीज़ बनाएंगे। तो उसी सीरीज़ का ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो क्यों हुआ। सबसे पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि उस ज़माने का जो यूरोप था वो बटा हुआ था, यानी 2 ग्रुप थे उस ज़माने में यूरोप के अंदर, और उन ग्रुपों के साथ में दुनिया के दीगर मुल्क जो है वो भी उनके साथ में जुड़े हुए थे। जैसे मिसाल के तौर पर जो सबसे पहला जो ग्रुप था, उस ग्रुप को कहते थे सेंट्रल पावर। और जो सेंट्रल पावर था उसके अंदर जो मुल्क थे, उसके अंदर जर्मनी था, उसमें ऑस्ट्रिया था, उसमें हंगरी था, उसमें जो खिलाफत उस्मानिया थी वो था, और बुल्गारिया था। इसको सेंट्रल पावर कहा जाता था। लेकिन इनके अलावा एक और पावर था, एक और ग्रुप था, उसको अलाइट पावर कहते थे। और जो वो अलाइट पावर था, यानी जो सारे अलाइंस जो कंट्रीज़ थे, उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, और आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उनका साथ दिया। तो अब ये जो सारी कंट्रीज़ थी ये अलाइट पावर थे, ब्रिटिश, फ्रांस वगैरह वगैरह। और सेंट्रल पावर के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और खिलाफत उस्मानिया जो है वो इसके अंदर थे। तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों टुकड़े अलग अलग थे। अब मैंने आपको जैसा बताया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और खिलाफत उस्मानिया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क थे इनके साथ में, और वैसे ही अलाइट पावर के साथ में भी थे, लेकिन हमने आपको बड़े बड़े मुल्क बताए हैं। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे उनका नाम था आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। सर्बिया के अंदर, सर्बिया का जो एक शहर है सराजेवो, वहाँ पर 28 जून 1914 को किसी सर्ब ने उनको गोली मार दी। गोली मार दी मतलब उनका कत्ल कर दिया, उनकी जान चली गई। अब चूँकि वो प्रिंस थे वहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी के, और प्रिंस का मर्डर हो गया, प्रिंस का कत्ल हो गया, तो पूरे मुल्क के अंदर हाहाकार मच गई। अरे भाई, हमारे प्रिंस को किसने मारा। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है वो सर्बिया को ब्लेम किया कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो है हमारे प्रिंस का कत्ल किया गया है। तो सर्बिया ने
उनको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, और जब सर्बिया ने उनको सही से जवाब नहीं दिया तो 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो है ये ऐलान कर दिया कि हम सर्बिया के साथ में जो है जंग करेंगे। अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब जंग का ऐलान किया, क्योंकि ये मसला दो मुल्कों के बीच में था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी का, और दो मुल्कों का मसला पूरी दुनिया का मसला अभी कैसे बनता है आगे हम आपको बताते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी जब वो सर्बिया के ऊपर हमला करने का ऐलान करते हैं तो सर्बिया फ़ौरन अपनी मदद के लिए रशिया को पुकारता है। क्यों? इसलिए कि रशिया का कहना ये है कि सर्बिया में जो लोग आबाद हैं वो हमारी ही नस्ल के लोग हैं, हम और वो एक जैसे ही लोग हैं, एक ही ख़ानदान के, एक ही नस्ल के लोग हैं, तो हमारी नस्ल के जो लोग हैं उन नस्लवादियों के ऊपर अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है तो हम बराबर से जो है उनका साथ देंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरा यूरोप और अमेरिका जो अपने आप को सबसे ज़्यादा दुनिया का हमदर्द कहता है, लेकिन आज भी आप देखो जो रेसिसिज़म है, इसको रेसिसिज़म कहते हैं, जो नस्लवाद है। रेसिसिज़म किसे कहते हैं? जो काले गोरे के अंदर जो भेदभाव किया जाता है चमड़ी के ऊपर। और मुसलमानों को भी अल्लाह हिदायत अता फ़रमाए कि कुरान में अल्लाह ने 1450 साल पहले इनको कहा था कि हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से बनाया है, मगर अल्लाह इनको अक़ल अता फ़रमाए। ये भी आज ख़ानदानों में, बिरादरियों में, ज़ात में, नस्लों के अंदर बटे हुए। और यही नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को भेजा था, और अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबे में ऐलान किया था कि मैं ये नस्ल परस्ती को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, ये ज़ातीवाद को, ये भेदभाव को। और मुसलमान आज तक समझे नहीं इसको। इतने ज़ातीवादी आज के मुसलमान भी हो चुके हैं, और उन मुसलमानों को सबक लेना चाहिए। ये जो मैं आपको आगे की स्टोरी सुना रहा हूँ कि यही ज़ातीवाद वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न बना, उसका ज़रिया बना। उसकी वजह से ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कि सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच का जो मसला था, उनकी मदद के लिए रशिया कूद गया। रशिया ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब रशिया ने जब कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो उधर ऑस्ट्रिया हंगरी जो सेंट्रल पावर के अंदर थे तो जर्मनी उनके साथ में था। जर्मनी ने कहा ठीक है, तुम अगर इनकी मदद करोगे तो हम ये दोनों की मदद करेंगे। हम भी आगे बढ़ते हैं फिर उनकी मदद करने के लिए। अब जब दोनों बड़ी बड़ी ताकतें इन छोटे छोटे मुल्कों के साथ में हो गई तो फिर बाज़ाब्ता जंग का आगाज़ होता है। और वो जो जंग है वो शुरू होती है 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को बाज़ाब्ता जंग की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही जंग की शुरुआत होती है तो क्योंकि खिलाफत उस्मानिया वो भी जर्मनी के साथ में थी, तो खिलाफत उस्मानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सब मिलके सर्बिया पे हमला कर देते हैं। और सर्बिया जो है उसकी मदद के लिए ऑलरेडी रशिया आ चुका था। उधर से फिर रशिया है, ब्रिटेन है, रशिया ब्रिटेन के अलावा फ्रांस है, ये सारी ताकतें एक हो जाती है। और उसके बाद में आपस में जो है ये दुनिया की जो पहली जंग अज़ीम थी इसकी शुरुआत होती है। तारीख़ आप याद रखें, 28 जुलाई 1914 ये पहली आलमी जंग यानी जंग अज़ीम की शुरुआत का दिन है। यानी उस वक्त में तो इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाता था, बल्कि इसको उस ज़माने में जो है ग्रेट बैटल का नाम दिया गया था, क्योंकि उस ज़माने में उस वक्त तक जो है ये जंग को फर्स्ट और सेकंड का नाम तो दूसरी जंग अज़ीम होने के बाद में दिया गया है। अब जब जंग शुरू हो जाती है तो उस वक्त में दोनों भी तरफ का इतना नुकसान होता है, जानी एतबार से भी, माली एतबार से। अब पूरी दुनिया देखो इस जंग में कैसे कूद पड़ती है। सबसे पहले तो ये दो मुल्कों का झगड़ा था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी का। अब सर्बिया की तरफ से रशिया आ गया। रशिया जब आया तो रशिया का अलाइंस जो अलाइड पावर था इनका, जिसके अंदर ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, वो सब भी रशिया के साथ में आ गए। अब उधर से जो है ऑस्ट्रिया हंगरी के सपोर्ट में जर्मनी आया। अब जर्मनी जब आया तो क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के साथ में भी उनका एग्रीमेंट था, तो अब उनकी मदद के लिए तो खिलाफत उस्मानिया जो उस वक्त में शुरू होती थी तुर्की से लेके तो चाइना का जो शहर काशगर है वहाँ तक खिलाफत उस्मानिया थी। खिलाफत उस्मानिया में आज का ये पूरा इलाका आता था। आज का सऊदी अरबिया,
आज का इराक़, आज का ईरान, आज का ओमान, आज का यमन, आज का दुबई, आज के जो है फिर बाकी के ये जो सारे मुल्क है, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद में उधर से आर्मीनिया है, उसके बाद में जॉर्जिया है, उसके बाद में बुल्गारिया है। ये पूरा इतना बड़ा इलाका था खिलाफत उस्मानिया का। तो यहाँ से लोगों को भेजा जाता था यूरोप के अंदर लड़ने के लिए, जाओ यूरोप में लड़ने के लिए। इन मुल्कों से लोग जो है ट्रेनों में भर भर के भेजे जाते थे और इन मुल्कों से लोगों को जो है यूरोप में लड़ने के लिए भेजा जाता था। अब दूसरी तरफ जो अलाइड पावर था उसके साथ में फ्रांस थे, उसके साथ में जो है ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन जो था उस ज़माने में 25% दुनिया पर ब्रिटेन की हुकूमत थी, उसी में हमारा भारत देश भी आता है। अब ब्रिटेन की जहाँ जहाँ पर हुकूमत थी वहाँ से फ़ौजियों को भेजा गया। अब मैं आपको इतिहास बताता हूँ। भारत पे चूँकि अंग्रेज़ों का राज था तो लाखों लोगों को भारत से भी भेजा गया। और बाद में जब पता चला, यानी पूरी जंग वगैरह होने के बाद में जो फिगर्स सामने आए, तो 80,000 से ज़्यादा भारतीय जवान भी उनकी जानें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर गई थी। अच्छा, उसके अलावा भारत पे उसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये पड़ा कि चूँकि लाखों की आर्मी वहाँ पे लड़ रही थी, तो अंग्रेज़ जो गवर्नमेंट थी उस ज़माने की, उन्होंने क्या किया कि भारत का जो अनाज है वो पूरा क्या पूरा अनाज यूरोप में सप्लाई करते थे जवानों के खाने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि पश्चिम बंगाल और आसाम का जो इलाका है वो पूरे इलाके से जो वहाँ पे चावल पैदा होता था लोगों के घरों से निकाल कर, यानी डबल डबल टिबल टिबल जो लगान हम लोग सुनते हैं ना, वो लगान लगा कर, और लगान के अलावा भी ज़बरदस्ती जो है लोगों का जो अनाज था वो वहाँ से निकाल कर उन्होंने वो पूरा क्या पूरा अनाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी जवानों को वहाँ के खाने के लिए भेजना शुरू किया। तो उस वक्त में इंडिया में एक दुष्काल पड़ा, एक कहत पड़ा, क्योंकि वो इलाके में खाना ही जब लोगों के पास में नहीं बचा तो वहाँ पे जो मरने वाले थे आर्मी जवान लड़कर उनकी जानें तो अलग गई। उसके अलावा 30 लाख से ज़्यादा लोग दुष्काल और फाका कशी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर मारे गए। उसी ज़माने के अंदर जो कहत साली हम जिसे कहते हैं उसकी वजह से 30 लाख से ज़्यादा भारतीयों की जान गई। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, और पूरी दुनिया पे पड़ने की वजह से कहीं पर जो है जानी नुकसान इस वजह से हुआ, और कहीं पे जब वहाँ का पूरा अनाज लेकर चले गए उसकी वजह से लोगों की जान गई। तो भारत के अंदर इस तरीके से लोगों को नुकसानात हुए। पहली जंग अज़ीम, पूरी दुनिया ऐसे उससे जो है ना मुतासिर हुई, ऐसे उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। अब फ्रांस की जो कॉलोनियाँ थी अफ्रीका के मुल्कों में, वहाँ से लोगों को ज़बरदस्ती लिजा कर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर उनको लड़ाया गया, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनियाँ ज़्यादातर अफ्रीका में थी, ब्रिटेन की कॉलोनियाँ ज़्यादातर जो है वो एशिया में थी। तो इस तरीके से पहली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो गई। बाद में अमेरिका जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हथियार बनाने वाली सारी कंपनियां वो अमेरिका की थी, और अमेरिका ये सारे देशों को हथियार बेचा करता था। उस ज़माने में अमेरिका की बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका की इकोनॉमी ने जो ग्रो किया उसी ज़माने में किया। अमेरिका की बहुत तरक्की हो गई, अमेरिका ने बहुत कमाया उस ज़माने में हथियार बेचकर। तो अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसको भी ब्रिटेन की वजह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा। उसके बाद में चाइना को इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि चाइना पे जापान का कब्ज़ा था, और जो जापान था उस ज़माने के अंदर वो भी अलाइड पावर के साथ में था, यानी इंग्लैंड ब्रिटेन उन लोगों के साथ में। तो जापान भी आके उनके साथ में शामिल हुआ। तो जापान हमारे इंडिया था। अब आप सोचो उस ज़माने में जापान की हुकूमत हमारे आसाम तक पहुंच चुकी थी। जापान इतना ताकतवर और पावरफुल था। तो जापान ने भी अपने लोगों को वहाँ पे लड़ने के लिए भेजा। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, ये यूरोप के लोग जो आज हमको अमन का और पीस का पाठ पढ़ा रहे हैं, अब एक वक्त ऐसा आया, एक जंग के अंदर एक दरमियान में एक मोड़ ऐसा आया, उसको बैटल ऑफ सोम कहते हैं। उस बैटल ऑफ सोम के टाइम पर एक दिन, सिर्फ एक दिन, एक ही दिन के अंदर ऐसा ख़तरनाक हमला हुआ। उस हमले की वजह से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के
80,000 फौजी जवान मारे गए एक ही दिन के अंदर, 80,000। तो ये जो जंग है मेरे मोहतरम दोस्तों, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1918 तक ये जंग चलती रही और 11 नवंबर 1918 को बाज़ाब्ता इस जंग का ख़ात्मा कर दिया गया। ऐलान किया गया इतने सारे नुकसान के बाद में कि भाई अब जो है हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब ये जो इतनी बड़ी ग्रेट बैटल है, इसको हम लोग रोकते हैं। अब रोकने के लिए तो वो जंग रुक गई और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, बहुत सारे उसके अंदर जो है मुआहदे किए गए। लेकिन वो सारे मुआहदे जो किए गए और वो सारे एग्रीमेंट्स जो किए गए, उसके अंदर जर्मनी को ही सबसे बड़ा कसूरवार और ज़िम्मेदार ठहराया गया कि जर्मनी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जो कुछ भी हुआ, जर्मनी ही उसका कसूरवार है, जर्मनी ही ज़िम्मेदार है। जर्मनी की वजह से जर्मनी को बहुत ज़्यादा जलील किया गया, जर्मनी को बहुत ज़्यादा खार किया गया और जर्मनी के ऊपर इतने भारी भारी जो है जुर्माने लगा दिए गए, टैक्स लगा दिए गए। अब आप सोचो और हैरत करो कि जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जुर्माने लगाए गए थे, जर्मनी बाकी मुल्कों को हर साल वो अदा करते रहता था, पे करते रहता था। उसकी आखिरी जो किस्त थी, आखिरी जो हफ्ता था उसका, वो पूरा हुआ 2010 के अंदर, यानी 95 साल तक जर्मनी को वो सारे जुर्माने अदा करना पड़े। 2010 में जर्मनी ने उसकी आखिरी जो किस्त थी, वो आखिरी किस्त जर्मनी ने उसके अंदर पे कर दी। अब उसके अंदर जो नुकसानात हुए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो जानी नुकसान हुआ, जो जानी नुकसान, वो मैं आपको बताता हूँ। 17 मिलियन लोगों की उसके अंदर जान गई। 17 मिलियन किसे कहते हैं? 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए। 1,70,00,000 लोग। और 1,70,00,000 के अलावा तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग जो है वो इंजर्ड हुए। इंजर्ड यानी ज़ख्मी हुए, किसी का पैर नहीं रहा, किसी का हाथ नहीं रहा। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई। अब आप सोचो, ये जो 1-2 करोड़ से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए और 1,70,00,000 लोग जो उसके अंदर मारे गए, तो मरने वाले ये तो वो थे जिनकी लाशें मिली। इनके अलावा भी लाखों लोग जो मर के बर्फ़ के अंदर जो है पड़ गए, जिसके अंदर जो है आम नागरिक भी थे, आम सिविलियंस भी थे, उनकी लाशें फट गई, उनकी लाशें सड़ गई। वो सब होने के बाद उसके बाद में वो इलाके में जो बदबू फैली और उसके बाद में जो है बीमारियां फैली। अब मैं आपको बताऊं, आप हैरत करोगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में गोलियों से और आपस में लड़ने से और जंग की वजह से तो सिर्फ 1,70,00,000 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद जो बीमारियां फैली उसको कहते हैं स्पेनिश फ्लू। और स्पेनिश फ्लू जो है H1N1 वायरस की वजह से वो पूरे यूरोप में फैला था। 50 मिलियन लोगों की उसके अंदर जाने गई। 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोग उसकी वजह से मारे गए। 5 करोड़ लोग उस बीमारी की वजह से। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज कोरोना वायरस चाइना के अंदर फैला हुआ है, उसकी वजह से सिर्फ अभी तक 2000 से 2500 लोगों की जाने गई, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। आप सोचो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों की जिस बीमारी की वजह से जान गई, वो बीमारी कितनी ख़तरनाक होंगी। और ये सब की वजह से यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोप के अंदर मर्दों और औरतों का जो रेशियो था, उसके अंदर कम से कम आधे से ज़्यादा की कमी आ गई। आधे से ज़्यादा मतलब अगर औरतों की तादाद जो है वो 100 है, तो मर्द सिर्फ 50 बाकी रहे, उससे भी कम बाकी रहे। वजह ये थी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 12-12 साल के, 13-13 साल के, उनको भी घरों में से खींच खींच के निकाला जाता था और उनको भी ले जा के उनके हाथ में बंदूक देकर उनको मैदानों के अंदर खड़ा कर दिया जाता था। पूरे यूरोप के अंदर ये जो खूंखारी हुई। अब मैं वापस से वहीं पर आता हूँ जहाँ से मैंने ये सबक शुरू किया था। अब आप सब लोग मुझे बताइए कि आज पूरी दुनिया में जो लोग इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और जो आज अपने आप को ह्यूमन राइट्स का जो है इतना बड़ा अलम बरदार सब कहते हैं,
और अपने आप को जो है दूध का धुला हुआ बताते हैं, ये उनकी हकीकत और उनकी असलियत है। आज भी मुस्लिम देशों के अंदर भी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से। तो मुझे आपको बताना यही है कि जो खुद नंगे और गंदे लोग हैं वो अपनी गंदगी छुपा कर दुनिया के सामने दूसरे को गंदा बताने की कोशिश करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे थे, अहमद शाह अब्दाली वैसे थे, और ये जो फ़िल्में आज जो बन रही है ना, केसरी, हॉलीडे और वगैरह वगैरह, ये सारी फ़िल्मों में मुसलमानों को आतंकवादी या मुसलमानों को 2 नंबर का धंधा करने वाला या मुसलमान बादशाहों को बदनाम करने की जो बातें बताई जाती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक का ब्रेन वॉश करने के लिए कि जो लोग खुद गंदे हैं, जो लोग खुद नंगे हैं, जो लोग खुद गंदगी में डुबकियां मार रहे हैं, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम कितने साफ़ सुथरे हैं और देखो मुसलमान कैसे हैं, देखो मुसलमान ऐसे हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी है ये मुसलमानों की वजह से है। तो ये ऐसे लोग हैं, इनका इतिहास ऐसा है कि मुसलमानों की पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे, इनको पता ही नहीं है कि आज जो है वही अलाउद्दीन खिलजी ने, उन्होंने तातारियों का मुकाबला किए थे तो इंडिया में आने से उनको रोक दिया था। ये सब इतिहास इनको नहीं बताया जाता है, बल्कि निगेटिव चीज़ें बताई जाती है। लेकिन हम आपको बताएंगे, रियल इतिहास बताएंगे, ओरिजिनल तारीख़। अब हम आपको अगला जो हिस्सा है उसमें ये बताएंगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद यूरोप के हालात कैसे थे, हिटलर का जन्म कैसे हुआ, और हिटलर होने के बाद में किस तरीके से हिटलर ने जो है फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बदला लिया वो कैसे लिया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होती है, और ये सारे डिटेल्स आपके पास में आएंगे, क्योंकि अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको इन बादशाहों के भी बारे में बताएंगे। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो हमने इतनी मेहनत से, इतनी स्टडी के बाद ये वीडियो आपके लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है। तो आप ज़रूर इसके ऊपर अपना फ़ीडबैक देना, चाहे आपका फ़ीडबैक पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कैसा भी हो। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट करके हमको दे, तो हमको पता चलेगा कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ये वीडियो अपलोड किया है तो लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।